नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री से। दोस्तों आज का हमारा प्रैक्टिस सेट रहेगा 33। ठीक है, हिस्ट्री से जो है दोस्तों आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 33। और इससे पहले दोस्तों हिस्ट्री से जो है 32 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं, जिनको आप दोस्तों प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री से पेपर फर्स्ट, हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो की एंड तक जरूर बने रहें। और यहाँ पर दोस्तों हम प्रत्येक क्वेश्चन को जो है डिटेल में कवर करते हुए चलेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग आंसर करते हुए चलेंगे प्रत्येक क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए आज हम चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 101 से लेके 130 तक। दोस्तों आज हम क्वेश्चन देखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, 101 नंबर आपको आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 101 का देखिए, उत्तर मेरुर अभिलेख किस राजवंश से संबंधित है? पहला क्वेश्चन, ऑप्शन देखिए, चोल, पल्लव, चालुक्य या फिर राष्ट्रकूट। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था कि उत्तर मेरुर अभिलेख आपको पूछा जा सकता है। उत्तर मेरुर अभिलेख जो है किस राजवंश से दोस्तों ये संबंधित है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा दोस्तों? ये चोल राजवंश से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे उत्तर मेरुर अभिलेख जो है ये चोल राजवंश से संबंधित है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको ध्यान रखना है, आपको शासक का नाम पूछा जा सकता है कि कौन सा चोल शासक था जिसके शासनकाल में दोस्तों ये अभिलेख जो है किसके शासनकाल का है, आपको पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे यह अभिलेख जो है दोस्तों चोल शासक, ठीक है, चोल शासक, ठीक है, चोल शासक परांतक प्रथम, ठीक है, परांतक, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर शासक का नाम याद रखना है। ठीक है, यह अभिलेख जो है चोल शासक परांतक प्रथम के शासनकाल का है। और इसमें दोस्तों चोलकालीन जो स्थानीय स्वशासन था उसका विस्तृत वर्णन मिलता है। यानी कि जो चोल काल का जो स्थानीय स्वशासन है, ठीक है, स्थानीय स्वशासन, ठीक है, स्थानीय स्वशासन का दोस्तों इसमें विस्तृत वर्णन जो है देखने को मिलता है। ठीक है, आपको पूछ लिया जाएगा कि उत्तर मेरुर अभिलेख जो है इसमें किस चीज़ का वर्णन हमें देखने को मिलता है। तो ध्यान रखेंगे इसमें जो है चोलकालीन स्थानीय स्वशासन का दोस्तों यहाँ पर विस्तृत वर्णन देखने को मिलता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 102 का आंसर करेंगे। दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर करें दोस्तों। यहाँ पर 102 का आपको राइट आंसर बताना है। राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने एलोरा में किसका निर्माण करवाया था? ऑप्शन देखिए, कैलाश मंदिर, दशावतार मंदिर, रावण की खाई या फिर इंद्र सभा। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 102 का? कृष्ण प्रथम के बारे में आपने पढ़ा है दोस्तों राष्ट्रकूट वंश में, राष्ट्रकूट राजवंश में। तो यहाँ पर कृष्ण प्रथम ने दोस्तों कौन सा मंदिर बनाया था एलोरा में? तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 102 का? कैलाश मंदिर। ठीक है, ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ध्यान रखेंगे राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने एलोरा में किसका निर्माण कराया? कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। मैंने बताया था दोस्तों आपको कि जो ये कैलाश मंदिर है इसको ध्यान में रखेंगे। यह मंदिर दोस्तों वास्तुकला का एक आश्चर्य है दोस्तों। ठीक है, साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है इसको जो है एक विशाल चट्टान को काट कर जो है इस मंदिर को बनाया गया है। ठीक है, मैंने बताया नहीं आपको, एक विशाल चट्टान को जो है काट कर जो है इस मंदिर को बनाया गया है। ठीक है, विशाल, ठीक है, विशाल चट्टान, ठीक है, विशाल चट्टान को, ठीक है, विशाल चट्टान को काट कर बनाया गया इसको। ठीक है, काट कर बनाया गया है। ठीक है, बनाया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों ये जो कैलाश मंदिर है ये किस भगवान को समर्पित है, आपको पूछ लिया जाएगा। तो भगवान शिव को समर्पित है दोस्तों। किसको समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है।
साथ ही साथ दोस्तों आपको पूछ लिया जाएगा कि जो ये कैलाश मंदिर है एलोरा का, ये दोस्तों किस शैली में बना है। ठीक है, ये भी आपको पूछ लिया जाएगा। ठीक है, शैली पूछी जा सकती है कि एलोरा का जो कैलाश मंदिर है ये किस शैली में बना है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये द्रविड़ शैली में बना है। ठीक है, किस में बना है? द्रविड़ शैली में। ठीक है, तो सारे दोस्तों आपको ध्यान में रखने हैं सारे पॉइंट्स। ठीक है, और यूनेस्को ने दोस्तों इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है कैलाश मंदिर को। ठीक है, एलोरा का जो कैलाश मंदिर है। तो यहाँ पर सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने एलोरा में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, यह मंदिर जो है दोस्तों वास्तुकला का एक आश्चर्य है, क्योंकि इसे एक ही विशाल चट्टान को ऊपर से नीचे की ओर काटकर बनाया गया है। ठीक है, यह मंदिर जो है भगवान शिव को समर्पित है। और शैली की बात करें तो द्रविड़ शैली में दोस्तों ये बना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 103। चलिए आंसर कीजिए, इसका क्या हो जाएगा? मृच्छकटिकम का लेखक शूद्रक किस काल का था? चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? ये मैंने आपको कई बार बता रखा है। ठीक है, मृच्छकटिकम का लेखक कौन है दोस्तों? शूद्रक, आप जानते हैं। तो ये किस काल का था दोस्तों शूद्रक? गुप्त काल में, मौर्य काल में, कुषाण काल में, या फिर हर्ष काल में? चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर 103 का? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुप्त काल। ठीक है, ध्यान रखेंगे यहाँ पर ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। मृच्छकटिकम का लेखक शूद्रक जो है दोस्तों सामान्यतः गुप्त काल से संबंधित माना जाता है दोस्तों इनको। ठीक है, शूद्रक को। और बात करें दोस्तों मृच्छकटिकम की, तो मृच्छकटिकम दोस्तों ये एक नाटक है। ठीक है, किसका नाटक, किस भाषा का नाटक है? संस्कृत का। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, संस्कृत का दोस्तों ये क्या है? संस्कृत का एक यथार्थवादी कह सकते हैं, एक यथार्थवादी नाटक है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मृच्छकटिकम के बारे में। ठीक, इसमें दोस्तों ब्राह्मण व्यापारी चारुदत्त और गणिका वसंत सेना की प्रणय कथा है दोस्तों इसमें। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 104 का आंसर करेंगे। 104 है दोस्तों, कावेरी पट्टनम का वर्णन किस संगम काव्य में मिलता है? चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? कावेरी पट्टनम, इसका वर्णन जो है किस संगम काव्य में देखने को मिलता है? आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर 104 का राइट आंसर? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? कावेरी पट्टनम का विस्तृत वर्णन दोस्तों जो है संगम काव्य बताना है आपने। तो 104 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन जो है ए, आपका राइट आंसर हो जाएगा पट्टिन पट्टिन पहले। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए अगला देखिए, 105 का आपको राइट आंसर करना है। 105 है दोस्तों, पाल शासक धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामीन किसने कहा है? चलिए आंसर कीजिए। पाल शासक आप जानती हैं धर्मपाल। ठीक है, धर्मपाल को जो है उत्तरापथ स्वामीन किसने कहा है? ऑप्शन देखिए, सोठल, सुलेमान, तारानाथ, या फिर बलबन। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा 105 का राइट आंसर? पाल शासक धर्मपाल को दोस्तों उत्तरापथ स्वामीन जो है, यानी कि उत्तरापथ स्वामीन का मतलब क्या होता है? उत्तर भारत का स्वामी। ठीक है, उत्तर भारत का स्वामी, या आप ये समझें कि धर्मपाल को जो है उत्तर भारत का स्वामी किसने कहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? किसने कहा है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सोठल। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सोठल कौन था? तो ये ध्यान रखेंगे, ये दोस्तों एक क्या था? एक गुजराती कवि, एक गुजराती कवि थे दोस्तों। ठीक है, गुजराती कवि। ठीक है, इन्होंने दोस्तों धर्मपाल को क्या कहा? उत्तरापथ स्वामीन कहा, यानी कि उत्तर भारत का स्वामी कहा दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बाकी धर्मपाल के बारे में आप जानते हैं, अगर आपने त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में पढ़ा होगा, तो वहाँ पर धर्मपाल ने दोस्तों कन्नौज के जो त्रिपक्षीय संघर्ष था उसमें भाग लिया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 106, इसका आंसर करेंगे 106 का।
देखिए दोस्तों 106 क्या है, देखिए होयसल राजवंश की राजधानी द्वार समुद्र का आधुनिक नाम क्या है? चलिए आंसर कीजिए। होयसल राजवंश की राजधानी जो है द्वार समुद्र, इसका आधुनिक नाम आपको पूछा है। ऑप्शन देखिए, हलेबिट, बेलूर, हम्पी, मैसूर। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर 106 का? होयसल राजवंश की राजधानी थी दोस्तों द्वार समुद्र। ठीक है, ध्यान रखेंगे, आपको ये भी पूछ लिया जाएगा कि होयसल राजवंश की राजधानी कहाँ थी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे द्वार समुद्र। तो इसका जो है आपको आधुनिक नाम बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 106 का? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हलेबिट। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हलेबिट। ठीक है, ध्यान रखेंगे द्वार समुद्र का आधुनिक नाम क्या है? हलेबिट है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये जो आपका द्वार समुद्र है, ये कहाँ पड़ता है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, पूछा जाएगा आपको। ये आपका आता है किस राज्य में आता है, आपको ध्यान रखना है। ये कर्नाटक में आता है दोस्तों। ठीक है, ठीक है, कर्नाटक में आता है द्वार समुद्र। ठीक है, जो होयसल राजवंश की राजधानी थी। ठीक, साथ ही साथ दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, अगर आपने मलिक काफूर का नाम सुना होगा। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था दोस्तों। कौन था? मलिक काफूर। ठीक है, मलिक काफूर का नाम आप सभी ने पढ़ा होगा। ठीक है, मलिक काफूर के बारे में। तो दोस्तों 14वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर के आक्रमणों ने इस नगर को क्या कर दिया था? नष्ट कर दिया था। ठीक है, तो ध्यान रखना कि मलिक काफूर ने जो है द्वार समुद्र जो है इसको जो है पूरी तरह से क्या कर दिया था? नष्ट कर दिया था। जिसके बाद इसे जो है हलेबिड कहा जाने लगा। ठीक है, क्या कहा जाने लगा? हलेबिड। तो ध्यान रखेंगे हलेबिड का मतलब होता है उजड़ा हुआ शहर। ये पूछ लिया जाएगा आपको। ठीक है, ध्यान रखेंगे उजड़ा हुआ शहर क्यों कहा जाता है उजड़ा हुआ शहर? ठीक है, तो ध्यान रखेंगे मलिक काफूर ने दोस्तों इसको जो है पूरी तरह से क्या कर दिया था? नष्ट कर दिया था, और इसीलिए इसको हलेबिट नाम से जाना जाता है, यानी कि उजड़ा हुआ शहर नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपका क्लियर हो गया होगा कि द्वार समुद्र आपको याद रखना है। ठीक है, होयसल राजवंश की राजधानी थी दोस्तों द्वार समुद्र। इसका आधुनिक नाम हिलेबिट कैसे पड़ा और इसके पीछे क्या रहा, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ध्यान रखेंगे 14वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर के आक्रमणों ने इस नगर को नष्ट कर दिया दोस्तों, जिसके बाद इसे हलेबिट यानी कि उजड़ा हुआ शहर कहा जाने लगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 107। आपको आंसर करना है दोस्तों, यहाँ पर सुमेलित करना है। ठीक है, प्राचीन भारतीय बंदरगाहों को उनकी सही भौगोलिक स्थिति के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर दे रखे हैं ताम्रलिप्ति दे रखा है, भरूच आपने पढ़ा है। ठीक है, मुजरिस और फ्लोरा। चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा। ये प्राचीन बंदरगाह हैं दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपको करना है। जैसे आपका पहला है ताम्रलिप्ति। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है दोस्तों अच्छे से, क्योंकि ये प्राचीन बंदरगाह हैं, आपको इनके बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, ताम्रलिप्ति की बात करें तो ताम्रलिप्ति दोस्तों ये एक प्रमुख बंदरगाह था दोस्तों, कहाँ का? पूर्वी तट का, यानी कि बंगाल का। ठीक है, पहला आपको ध्यान रखना है, ए का फर्स्ट आपको ध्यान रखना है। ताम्रलिप्ति जो है एक प्रमुख बंदरगाह था दोस्तों, ये कहाँ का? बंगाल का। ठीक है, दूसरा है आपका भरूच। ठीक है, भरूच आपने पढ़ा होगा, ये भी आपका प्रमुख बंदरगाह है गुजरात का, तो बी का दूसरा सही होगा। ठीक है, तीसरा है आपका मुजिरिस। ठीक है, मुजिरिस जो है ये आपका मालाबार केरल का दोस्तों प्रमुख बंदरगाह था। ठीक है, और चौथा फ्लोरा जो है ये उड़ीसा का जो है, या ओडिशा का प्रमुख क्या था? एक बंदरगाह था दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो सही सुमेलित होगा वो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर 107 का? तो राइट आंसर ए हो जाएगा इसका। ठीक है, ए का फर्स्ट, बी का दूसरा और सी का तीसरा, डी का चौथा। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। ताम्रलिप्ति बंदरगाह दोस्तों प्रमुख बंदरगाह था बंगाल का, भरूच गुजरात का था, और मुजरिस केरल का, और फ्लोरा उड़ीसा का। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जो ये फ्लोरा था, उड़ीसा का जो ये बंदरगाह था दोस्तों फ्लोरा, ये जाना जाता था दोस्तों
ठीक है, यहाँ से निर्यात होता था। किस चीज़ का निर्यात होता था? यहाँ से दोस्तों हाथी दांत का जो है क्या होता था? हाथी दांत का निर्यात होता था। ठीक है, हाथी दांत। ठीक है, ध्यान रखेंगे हाथी दांत का जो निर्यात होता था दोस्तों प्राचीन काल में या प्राचीन समय में, तो किस बंदरगाह से होता था? तो ये ध्यान रखेंगे, फ्लोरा बंदरगाह। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उससे पहले ऊपर सी में देखिए मुजरिस। मुजरिस दोस्तों ये केरल मालाबार तट का जो बंदरगाह है दोस्तों, इससे जो है निर्यात होता था मसाले। ठीक है, मसालों का दोस्तों यहाँ से क्या होता था? मसालों का निर्यात होता था। ठीक है, आपको सेपरेट भी पूछा जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे मसालों का निर्यात होता था दोस्तों मुजरिस बंदरगाह से। भरूच की बात करें तो भरूच जो है यहाँ से दोस्तों रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, भरूच जो है यहाँ से क्या होता था? ध्यान रखेंगे रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार किया जाता, प्रमुख केंद्र था ये। ठीक है, मुख्य केंद्र कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है, रोमन साम्राज्य के साथ दोस्तों यहाँ पर व्यापार किया जाता था, मुख्य केंद्र था। और ताम्रलिप्ति जो है, ताम्रलिप्ति दोस्तों ये प्रमुख बंदरगाह था दोस्तों पूर्वी तट का, यानी कि बंगाल का, जहाँ से दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार होता था। यहाँ से किसका व्यापार होता था? दक्षिण पूर्व एशिया से। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो चारों आपको ध्यान में रखने हैं। ये प्राचीन बंदरगाह हैं दोस्तों, और इनकी स्थिति मैंने आपको बता दी, कहाँ ये बंदरगाह थे और यहाँ से किस चीज़ का निर्यात किया जाता था। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 108। यहाँ पर आंसर करना है अपनी, हर्ष के समय महामोक्ष परिषद कहाँ आयोजित होती थी? चलिए आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 108 में आपने आंसर करना है हर्ष के समय जो है महामोक्ष परिषद ये कहाँ आयोजित होती थी दोस्तों? प्रयाग में, कन्नौज में, थानेश्वर में या फिर वाराणसी में? चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करें। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हर्ष के समय महामोक्ष परिषद जो है ये आयोजित होती थी दोस्तों प्रयाग इलाहाबाद में। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, हर्ष के समय महामोक्ष परिषद जो है इसका जो आयोजन होता था दोस्तों, ये आयोजित होती थी कहाँ? प्रयाग इलाहाबाद में। ठीक है, यह परिषद दोस्तों प्रत्येक 5वें वर्ष आयोजित की जाती थी। ठीक है, प्रत्येक 5वें वर्ष। ठीक है, प्रत्येक 5वें वर्ष दोस्तों ये आयोजित की जाती थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जहां हर्ष अपना जो है क्या करते थे? हर्ष अपना धन संबंधी जो है दान देते थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि हर्ष जो है इस परिषद के आयोजन जब होता था, यानी कि महामोक्ष परिषद का जब आयोजन होता था, तो इसमें दोस्तों हर्ष जो है ये क्या करते थे? दान करते थे इसमें। ठीक है, ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों इस परिषद को जो है कुंभ मेले का प्राचीन रूप माना जाता है। ठीक है, आपको पूछ लिया जाएगा कुंभ मेले का प्राचीन रूप जो है आपको पूछ लिया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, कुंभ मेले का, ठीक है, कुंभ मेले का प्राचीन, ठीक है, कुंभ मेले का प्राचीन रूप। ठीक है दोस्तों, पेन प्रॉपरली नहीं चल रही। ठीक है, तो आप नोट भी करते रहेंगे साथ ही। ठीक है, तो कुंभ मेले का प्राचीन रूप इसको माना जाता है दोस्तों। ठीक है, किसको? महामोक्ष परिषद को। ठीक है, तो सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 109, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 109 है दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय के द्वार पंडित का मुख्य कार्य क्या था? चलिए आंसर कीजिए। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में आप सभी ने पढ़ा है। ठीक है, तो नालंदा विश्वविद्यालय के द्वार पंडित का जो है मुख्य कार्य क्या था? प्रवेश परीक्षा लेना, बौद्धिक क्षमता जांचना, पहरा देना, चंदा लेना, भोजन बांटना। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। आपने अगर नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में पढ़ा है तो दोस्तों यहाँ पर जो है नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश के जो है नियम जो है काफ़ी कठोर थे दोस्तों। ठीक है, 20-30% छात्र ही दोस्तों यहाँ पर पास हो पाते थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। तो यहाँ पर द्वार पंडित का मुख्य कार्य था दोस्तों प्रवेश परीक्षा लेना।
ठीक है, ध्यान रखेंगे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रवेश परीक्षा लेना या फिर बौद्धिक क्षमता जांचना इसका क्या था, मुख्य कार्य था। ठीक है, नालंदा में प्रवेश के नियम दोस्तों काफ़ी कठोर थे, मैंने बताया आपको। केवल 20-30% छात्र ही दोस्तों द्वार पंडित के कठिन प्रश्नों का उत्तर दे पाते थे। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों आप जानती हैं नालंदा विश्वविद्यालय दोस्तों यहाँ देश विदेश से जो है छात्र जो है शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। ठीक है, जैसे आपका चीन से हो गया, कोरिया से हो गया, तिब्बत से हो गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इस विश्वविद्यालय में यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय में किस चीज़ की शिक्षा दी जाती थी दोस्तों, ध्यान रखेंगे, तर्कशास्त्र, व्याकरण और बौद्ध दर्शन। ठीक है, तो तीनों आपको ध्यान में रखने, किसी भी प्रकार से दोस्तों आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 110, इसका आंसर करेंगे। 110 है दोस्तों, निकोलो कॉन्टी किस देश का यात्री था? ये तो आपने पढ़ते हुए आ रहे, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बताइए। इटली का, पुर्तगाल का, रूस का या फिर मोरक्को का? निकोलो कॉन्टी दोस्तों ये कहाँ का प्रसिद्ध यात्री था, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर पूछा जा सकता है कि ये निकोलो कॉन्टी जो है ये किसके शासनकाल में आया था। ये क्वेश्चन कई बार दोस्तों पूछा जाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर करें, क्या हो जाएगा 110 का? दोस्तों ये जो है निकोलो कॉन्टी ये दोस्तों इटली का प्रसिद्ध यात्री था। ठीक है, ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इटली का प्रमुख यात्री था, प्रसिद्ध यात्री था। ठीक है, इटली वेनिस का, अगर इटली ना मिले तो कभी आपको ऑप्शन में वेनिस भी मिल सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इटली वेनिस का दोस्तों ये यात्री था। और ये किसके शासनकाल में इसने यात्रा की थी दोस्तों, ये पूछा जाएगा आपको। विजयनगर साम्राज्य में यात्रा की थी। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी दोस्तों निकोलो कॉन्टी ने। उस समय दोस्तों विजयनगर साम्राज्य में किसका शासन था, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, जब निकोलो कॉन्टी जो है विजयनगर साम्राज्य में आया दोस्तों, उस समय किसका शासन था, देवराय प्रथम का। ठीक है, किसका शासन था, देवराय प्रथम का। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये कई बार पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है निकोलो कॉन्टी जो है ये इटली वेनिस का प्रसिद्ध यात्री था, जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा जो है देवराय प्रथम के शासनकाल में की थी। अब देवराय प्रथम का शासनकाल कब से कब तक था दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना है। लगभग 1420 से लेकर 1421 के आसपास। ठीक है, 1420-21 के आसपास दोस्तों ध्यान रखेंगे निकोलो कॉन्टी जो है ये विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 111। 111 का आंसर करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 111 है, विजयनगर कालीन प्रशासनिक इकाई नाडू का प्रमुख क्या कहलाता था? दोस्तों मैंने आपको जो है विजयनगर साम्राज्य की जो प्रशासनिक इकाई है उसके बारे में आपको मैंने बताया था दोस्तों। आपको मैंने उसमें ये भी बताया था कि यहाँ से क्वेश्चन आपके जरूर पूछे जाएंगे आपको। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य से, तो आपको ध्यान में रखना है विजयनगर कालीन प्रशासनिक इकाई नाडू जो है दोस्तों इसका प्रमुख जो है क्या कहलाता था? तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों, बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 111 का, क्या हो जाएगा राइट आंसर? नाडू का प्रमुख क्या कहलाता था विजयनगर कालीन प्रशासनिक इकाई में? तो राइट आंसर हो जाएगा नाटुआर। ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आपको ध्यान रखना है विजयनगर कालीन प्रशासनिक इकाई नाडू जो है इसका प्रमुख क्या कहलाता था, नाटुआर कहलाता था दोस्तों। ठीक है, नाडू या इसको आप कह सकते हैं जिला, जिले का प्रमुख। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अब विजयनगर साम्राज्य की जो प्रशासनिक इकाई थी दोस्तों, मैंने आपको बताया था किस प्रकार की प्रशासनिक इकाई थी। ठीक है, आपने देखा मंडलम था। ठीक है, मंडलम, मंडलम क्या था, मंडलम जो है प्रांत था एक। ठीक है, प्रांत के बाद जो है आता है आपका कोट्टम। ठीक है, कोट्टम। ठीक है, कोट्टम। उसके बाद आता है आपका नाडू। ठीक है, नाडू के बाद आता है आपका मेलाग्राम, मेलाग्राम। और मेलाग्राम के बाद क्या आता है, मेलाग्राम के बाद आता है फिर लास्ट में आपका ग्राम।
ठीक है, ग्राम। तो इस प्रकार से दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की जो है दोस्तों प्रशासनिक इकाई थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको, मैंने आपको डिटेल में बताया था। ठीक है, इस प्रकार से आपको याद रखना है। विजयनगर का जो प्रशासन था दोस्तों, मंडल था पहले, मंडलम प्रांत, उसके बाद आपका कोट्टम या वलनाडु भी इसको कहते हैं, कोट्टम कोट्टम को। ठीक है, उसके बाद कोट्टम के बाद नाडु, उसके बाद मेलाग्राम और उसके बाद ग्राम। दोस्तों ऐसे विभाजित था। ठीक है, इस प्रकार से आपको याद रखना है। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 112, इसका आंसर करना है मुगल सेना में बरगीर और सिलहदार में अंतर बताना है। ठीक है, मुगल सेना में बरगीर कौन था और सिलहदार कौन था, इनमें क्या अंतर था आपको बताना है। ठीक है, चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 112 का। आपको बरगीर और सिलहदार में अंतर बताना है। बरगीर को सरकारी घोड़ा मिलता था, सिलहदार को नहीं। बरगीर पैदल थे, सिलहदार तोपची थे, कोई अंतर नहीं था। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर 112 का। मुगल सेना में जो बरगीर था दोस्तों, क्या था ये बरगीर, आपको ध्यान रखना है, और साथ ही साथ सिलहदार, तो इनके आपको ध्यान में रखना है। अंतर आप तभी बता पाएंगे जब आपको इनके बारे में पता होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जो बरगीर था दोस्तों, बरगीर याद रखेंगे, ये राज्य के प्रत्यक्ष वेतनभोगी सैनिक थे और पूरी तरह सरकार पर निर्भर थे। ठीक है, इनकी बरगीर को जो है सरकारी घोड़ा और अस्त्र शस्त्र मिलता था। ठीक है, इनकी सरकार की तरफ से इनको सरकारी, ठीक है, सरकारी घोड़ा और अस्त्र शस्त्र। ठीक है, अस्त्र और शस्त्र। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, बरगीर जो था मुगल सेना में, तो बरगीर जो है दोस्तों, बरगीर को सरकारी घोड़ा और अस्त्र शस्त्र मिलता था, जबकि सिलहदार जो है स्वयं व्यवस्था करते थे, यानी कि सिलहदार को नहीं मिलता था। सिलहदार क्या था, ये खुद अपना दोस्तों व्यवस्था करते थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसको आप कह सकते हैं, सिलहदार जो थे दोस्तों, ये भाड़े के सैनिक थे। कैसे सैनिक थे, भाड़े के सैनिक। ठीक है, ध्यान रखेंगे, और इनको दोस्तों कुछ नहीं मिलता था, ये अपना खुद का जो है अपना घोड़ा और हथियार खुद लाते थे, और बदले में इनको वेतन दिया जाता था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, दोनों चीज आपको पूछ लिया जाएगा, मुगल सेना में बरगीर कौन था और सिलहदार कौन था, तो आपको ऐसे याद रखना है इजी वे में। ठीक है, जो बरगीर था दोस्तों, बरगीर को सरकारी घोड़ा और अस्त्र शस्त्र मिलता था, या कह सकते हैं आप, ये राज्य के प्रत्यक्ष जो है क्या थे, वेतनभोगी सैनिक थे। ठीक है, और सिलहदार जो था दोस्तों, सिलहदार एक प्रकार के भाड़े के सैनिक थे, जो अपना घोड़ा और हथियार खुद लाते थे और बदले में उच्च वेतन पाते थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आपने शिवाजी की सेना में देखा होगा, शिवाजी के बारे में पढ़ा होगा आपने, शिवाजी की सेना में दोस्तों ये बरगीरों की जो है अहम भूमिका थी दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखेंगे इनको। ठीक है, तो शिवाजी की सेना में आपने देखा होगा पागा, अगर आपने पढ़ा है पागा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, शिवाजी की सेना में पागा यानी कि नियमित घुड़सवार सेना। ठीक है, तो बरगीर को जो है यहाँ पर इनकी जो भूमिका थी तो अहम थी। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसको पागा या आप कह सकते हैं बरगीर। ठीक है, यानी कि शिवाजी की सेना में जो बरगीर है दोस्तों, इसको क्या कहा जाता था, पागा कहा जाता था। ठीक है, तो इनकी अहम भूमिका थी दोस्तों, ध्यान रखेंगे। अब आप समझ चुके होंगे कि बरगीर और सिलहदार में क्या अंतर है। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है आपका क्या हो जाएगा, अब राइट आंसर ऑप्शन जो है ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बरगीर को सरकारी घोड़ा मिलता था और सिलहदार को नहीं। ठीक है, मैंने डिटेल में बता दिया आपको बरगीर कौन था और सिलहदार कौन था। ठीक है, चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 113, इसमें आपको जो है सुमेलित करना है दोस्तों। क्या सुमेलित करना है, देखिए, दिल्ली सल्तनत के प्रमुख अधिकारियों को उनके विभागों कार्यों से सुमेलित करना है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के बारे में आपने पढ़ा होगा दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाएगा दिल्ली सल्तनत से। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपको जो है प्रमुख अधिकारी और उनके विभाग दिए हैं। ठीक है, इनको सुमेलित करना है। पहला देखिए क्या है, पहला है दोस्तों अमीर शिकार। ठीक है, पहला क्या है, अमीर शिकार विभाग है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, प्रमुख अधिकारी। ठीक, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर,
अमीर शिकार जो है दोस्तों ये सुल्तान के शिकार अभियानों का प्रबंध करता था। ठीक है, तो यहाँ पर ए का क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए। तो शाही आखेटक प्रबंध। ठीक है, ध्यान रखेंगे ए का फर्स्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। दूसरा अमीर ए हाजिब। ठीक है, अमीर ए हाजिब दोस्तों ध्यान रखेंगे यह दरबार की शिष्टाचार व्यवस्था और सुल्तान से मिलने वालों की जांच करता था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे क्या था ये, एक दरबार शिष्टाचार। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। दूसरा अमीर ए हाजिब क्या था, ये दरबार शिष्टाचार याद रखेंगे। तीसरा सरे जादार, तो सरे जादार याद रखेंगे सुल्तान के निजी अंगरक्षकों का प्रधान होता था। ठीक है, तो यहाँ पर सी का तीसरा हो जाएगा। ठीक है, डी देखिए अमीर आखुर। अमीर आखुर दोस्तों ये शाही अश्वशाला या कह सकते हैं घुड़साल का प्रधान था। ठीक है, तो यहाँ पर डी का क्या हो जाएगा, डी का हो जाएगा चौथा। ठीक है, अश्वशाला प्रमुख। ठीक, तो ये सुमेलित आपको ध्यान में रखने हैं दोस्तों। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, ए का फर्स्ट, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा। ठीक है, ये चारों आपको ध्यान में रखनी है। अमीर शिकार जो है सुल्तान के शिकार अभियानों का प्रबंध करता था, यानी कि शाही आखेट प्रबंध। ठीक है, दूसरा अमीर हाजिब कहा मैंने आपको। ठीक है, इसको बारबक भी कहा जाता था। ठीक है, ध्यान रखेंगे अमीर हाजिब को क्या कहा जाता था, इसको जो है क्या कहा जाता था, बारबक भी कहा जाता था इसको। ठीक है, बारबक। ठीक है, बारबक ऑप्शन में मिल सकता है आपको, तो ध्यान रखेंगे इसको बारबक भी कहा जाता था। ठीक है, और इसका जो है दोस्तों यह दरबार की शिष्टाचार व्यवस्था और सुल्तान से मिलने वालों की जांच करता था। उसके बाद तीसरा है आपका सरे जादार। तो सरे जादार जो है दोस्तों ये सुल्तान के निजी अंगरक्षकों का प्रधान होता था। और चौथा अमीर आखुर, ये शाही अश्वशाला यानी कि घुड़साल का प्रधान होता था, जो सेना की गतिशीलता के लिए जो है महत्वपूर्ण था। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 114 का आपको आंसर करना है। चलिए आंसर कीजिए, भक्ति आंदोलन के किस संत ने शुद्धाद्वैतवाद की स्थापना की। चलिए आंसर कीजिए, ये तो मैंने आपको कई बार बता रखा है। ठीक है, भक्ति आंदोलन के किस संत ने शुद्धाद्वैतवाद की स्थापना की है। ऑप्शन देखिए वल्लभाचारी, रामानुजाचारी, निम्बकाचारी या फिर माधवाचारी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 114 का, बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप जानते हैं भक्ति आंदोलन के संत जो है वल्लभाचारी ने शुद्धाद्वैतवाद दर्शन की स्थापना की थी। तो ऑप्शन जो है ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और वल्लभाचारी ने दोस्तों जगत को जो है ब्रह्मा की ही अभिव्यक्ति माना है, ये आपने पढ़ा होगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको पूछ लिया जाएगा कि वल्लभाचारी जो है किसके समकालीन थे। ठीक है, ये किसके समकालीन थे दोस्तों, ये समकालीन थे कृष्णदेव राय के। ठीक है, कृष्णदेव राय। ठीक है, कृष्णदेव राय ध्यान रखेंगे, विजयनगर के शासक थे दोस्तों कृष्णदेव राय। तो इनके समकालीन थे दोस्तों वल्लभाचारी। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 115, इसका आंसर करेंगे। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको प्रीवियस उसमें बताया था। चलिए आंसर कीजिए, औरंगजेब द्वारा जजिया कर को जो है फिर से लगाने का उल्लेख किसने किया है। चलिए आंसर कीजिए, साकी मुस्तैद खान, खफी खान, ईश्वरदास नागर या फिर भीमसेन। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर 115 का। मैंने बताया था आपको औरंगजेब ने दोस्तों पुनः जो है जजिया कर लगाया था। ठीक है, ये मैंने आपको बताया भी था कि किस सन में जो है औरंगजेब ने जजिया कर पुनः लगाया था। तो ध्यान रखेंगे औरंगजेब ने जो है जजिया कर को लगाया था, कब लगाया था 1679 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो आपको पूछा गया है जजिया कर फिर से लगाने का उल्लेख जो है किसने किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 115 का क्या हो जाएगा, बताइए आंसर कीजिए दोस्तों। औरंगजेब द्वारा जजिया फिर से लगाने का उल्लेख दोस्तों उसके दरबारी इतिहासकार साकी मुस्तैद खां। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। साकी मुस्तैद खां कौन था, ये दोस्तों औरंगजेब का दरबारी इतिहासकार था। इसने अपनी पुस्तक जो है मासिर आलमगिरी में इसका
दोस्तों उल्लेख किया है। आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि पूछ लिया जाएगा आपको कि औरंगजेब ने पुनः जजिया कर लगाया, इसका उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसका उल्लेख हमें दोस्तों साकी मुस्तैद खां की पुस्तक है दोस्तों मासिर ए आलमगिरी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, मासिर ए आलमगिरी। ठीक है, आलमगिरी। आपको ये भी पूछ लिया जाएगा कि ये पुस्तक किसकी है, भी आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, मासिर ए आलमगिरी पुस्तक किसकी है, तो ये है दोस्तों साकी मुस्तैद खां की। ठीक है, इसमें हमें क्या वर्णन मिलता है, तो ध्यान रखेंगे इसमें उल्लेख मिलता है दोस्तों औरंगजेब ने जो जजिया कर लगाया था पुनः, इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको सारे फैक्ट ध्यान में रखने हैं। ठीक है, कि औरंगजेब ने जजिया कर कब लगाया था, 1679 में लगाया था। ठीक है, इसका जो उल्लेख है हमें कहाँ से मिलता है, मासिर ए आलमगिरी से मिलता है। किसकी पुस्तक है, साकी मुस्तैद खां की। ठीक है, चल अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 116, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 116 है दोस्तों, शिवाजी के अष्टप्रधान में मजूमदार कौन था। चलिए आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 116 का आंसर करना है, शिवाजी के अष्टप्रधान में मजूमदार कौन था। वित्त मंत्री था, प्रधानमंत्री था, सेनापति था, या फिर आपका विदेश मंत्री था। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बताइए। शिवाजी के अष्टप्रधान में मजूमदार, या कह सकते हैं इसको अमात्य। ठीक है, क्या कह सकते हैं इसको, अमात्य। अब आप समझ चुके होंगे क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए। अमात्य भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो कौन सा था दोस्तों, अमात्य का क्या काम था बताइए, कौन था अमात्य शिवाजी के अष्टप्रधान में। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये दोस्तों वित्त मंत्री था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे शिवाजी के अष्टप्रधान में मजूमदार या अमात्य जो है दोस्तों, ये कौन था, ये वित्त मंत्री था दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखेंगे ऑप्शन जो है ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनका कार्य क्या था दोस्तों, इनका कार्य जो है राज्य के आय व्यय का निरीक्षण करना था। ठीक है, यानी कि जो राज्य का आय व्यय है इसका निरीक्षण करना था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 117, इसका आंसर करना है, सल्तनत काल में अमीर ए दाद कौन था। चलिए आंसर कीजिए। सल्तनत काल में आपको बताना है अमीर ए दाद कौन था। अमीर ए दाद बताइए। नगर का मुख्य न्यायिक अधिकारी, अंगरक्षक, खजांची, या फिर राजदूत। चलिए आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 117 का सल्तनत काल में अमीर ए दाद दोस्तों ये कौन था, तो आपको आंसर करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, नगर का मुख्य न्यायिक अधिकारी। ठीक है, ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ध्यान रखेंगे सल्तनत काल में अमीर दाद कौन था, ये नगर का मुख्य अधिकारी था दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक, चल अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 118, इसका आंसर करना है। 118 है दोस्तों, सल्तनत काल में इदरीस का संबंध किस कार्य से था। चलिए आंसर कीजिए। सल्तनत काल में आपको बताना है इदरीस, इसका संबंध जो है किस कार्य से था। ऑप्शन देखिए, युद्ध का नेतृत्व, राजकीय फरमानों की लिपिकी कार्य, धार्मिक शिक्षा, या फिर कर वसूली। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर बताइए। सल्तनत काल में बताना है आपको इदरीस, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 118 का। इदरीस का दोस्तों संबंध किस कार्य से था, राजकीय फरमानों की लिपिकी कार्य से। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे सल्तनत काल में इदरीस का संबंध किस कार्य से था, राजकीय फरमानों की लिपिकी कार्य से। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है, या लिपिकी संदर्भ में भी कर सकते हैं आप। ठीक है, ऑप्शन में आपको अगर ये नहीं मिला तो आपको लिपिकी संदर्भ में भी मिल सकता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 119, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 119 है दोस्तों, मसाध प्रथा किसने शुरू की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, आपको बताना है मसाध प्रथा किसने शुरू की थी। गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, या फिर गुरु तेग बहादुर। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर।
बताइए, मसांत प्रथा। तो राइट आंसर हो जाएगा 119 का दोस्तों। मसांत प्रथा को शुरू किया था दोस्तों गुरु रामदास ने। ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। मसांत प्रथा को किसने शुरू किया? ये चौथे गुरु थे दोस्तों रामदास, आप जानते। ठीक है, तो इन्होंने दोस्तों इस प्रथा को शुरू किया था। ठीक है, इस प्रथा का दोस्तों क्या उद्देश्य था, आपको ध्यान रखना है। मसांत प्रथा का उद्देश्य क्या था? अमृतसर में सरोवर और मंदिर निर्माण तथा लंगर के लिए सिखों के धन को एकत्र करना। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर जो मसांत प्रथा है दोस्तों, इसको किसने शुरू किया? गुरु रामदास ने इसको शुरू किया। ठीक है, इस प्रथा का उद्देश्य क्या था? ठीक है, नोट कर लें, इसका उद्देश्य क्या था? अमृतसर में सरोवर और मंदिर निर्माण तथा लंगर के लिए सिखों से धन एकत्र करना। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। ठीक, आपको ये भी पूछा जा सकता है कि इस मसांत प्रथा को दोस्तों किसने समाप्त किया? ठीक है, ये भी आपको पूछा जा सकता है, ध्यान रखेंगे। तो इसको समाप्त किसने किया, इस प्रथा को, मसांत प्रथा को? तो याद रखेंगे दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह ने इसको समाप्त किया था। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह। अब गुरु गोविंद सिंह आप जानती हैं, गुरु गोविंद सिंह कौन से सिख गुरु थे दोस्तों? गुरु गोविंद सिंह ये दोस्तों 10वें गुरु थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे, 10वें गुरु थे दोस्तों ये। और क्यों बंद किया दोस्तों, क्यों इसको समाप्त किया इस मसांत प्रथा को? तो ध्यान रखेंगे, भ्रष्टाचार के कारण जो है गुरु गोविंद सिंह ने इस प्रथा को समाप्त किया था। ठीक है, दोनों याद रखना है, किसने शुरू किया था और किसने समाप्त किया था। साथ ही साथ इस प्रथा का उद्देश्य क्या था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 120। 120 का आंसर करना है, मराठा प्रशासन में पोटनवीस का कार्य क्या था? चलिए आंसर कीजिए। 120 का मराठा प्रशासन में पोटनवीस, इसका कार्य क्या था मुख्य? ऑप्शन देखिए, खजाने का हिसाब रखना, पत्रों का मसौदा, विदेश नीति या फिर सैन्य भर्ती। क्या हो जाएगा राइट आंसर, बताइए इसका। मराठा प्रशासन में पोटनवीस, राइट आंसर क्या हो जाएगा? पोटनवीस का कार्य था दोस्तों खजाने का हिसाब रखना था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो पोटनवीस कौन था? पोटनवीस का क्या कार्य था? खजाने का हिसाब रखना। ठीक है, ध्यान रखेंगे, यह अधिकारी दोस्तों किसके अधीन कार्य करता था? वित्त मंत्री के अधीन कार्य करता था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, वित्त मंत्री के अधीन। ठीक है, वित्त मंत्री के अधीन जो है ये क्या करता था? कार्य करता था। अभी वित्त मंत्री बताया था मैंने आपको। ठीक है, ध्यान रखेंगे, मजूमदार। ठीक है, यानी कि मजूमदार के अधीन कार्य करता था दोस्तों ये अधिकारी। ठीक है, पोटनवीस। ठीक है, चल, साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है, इसका मुख्य जो दायित्व था दोस्तों क्या था? राजकोष में जमा होने वाली राशि और खर्चों का ब्यौरा रखना इसका मुख्य कार्य था। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 121, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 121 है दोस्तों, मुगल काल में नैन और पटवार का संबंध किससे था? चलिए ऑप्शन देखिए, भूमि मापन और लेखा जोखा, संगीत, रसोई, पुलिस। बताइए, मुगल काल में नैन और पटवार कौन थे दोस्तों? ये मुगल काल में नैन और पटवार, इनका संबंध जो है दोस्तों किससे था? तो राइट आंसर हो जाएगा 121 का दोस्तों, क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, इनका संबंध था दोस्तों भूमि मापन और लेखा जोखा। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है, नैन जो है, जो नैन है इसका प्रयोग जो है भूमि की पैमाइश के लिए किया जाता था। ठीक है, नैन का प्रयोग दोस्तों किस लिए किया जाता था इसका? तो इसका प्रयोग भूमि की पैमाइश। ठीक है, भूमि की पैमाइश। ठीक है, भूमि की पैमाइश याद रखेंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सर्वे बोलते हैं इसको। ठीक है, सर्वे। ठीक है, ध्यान रखेंगे, नैन दोस्तों आपको याद रखना है, मुगल काल में नैन का प्रयोग जो है भूमि की पैमाइश यानी कि सर्वे के लिए किया जाता था। और जो पटवार है ये दोस्तों ग्राम स्तर का जो है अधिकारी होता था। ठीक है, क्या होता था? ग्राम स्तर का अधिकारी। ठीक है, ग्राम स्तर का अधिकारी होता था दोस्तों।
ठीक है, ध्यान रखेंगे दोनों चीज़ें। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 122 इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 122 है दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य का वह विदेशी यात्री जिसने सती प्रथा का वर्णन किया। ये मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए। विजयनगर साम्राज्य का वह विदेशी यात्री जिसने सती प्रथा का वर्णन किया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 122 का? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फरनाओ नुनिज। ठीक है, ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ का था आपको ध्यान में रखना है, कौन कहाँ का यात्री था ये? पुर्तगाली यात्री। ठीक है, पूछ लिया जाएगा आपको, पुर्तगाली था ये। ठीक है, और इसने दोस्तों सती प्रथा का वर्णन किया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों आपको ये पूछ लिया जाएगा कि विजयनगर साम्राज्य में किसके शासनकाल में जो है नुनीज फरनाओ आया था। ठीक है, तो फरनाओ नुनीज किसके शासनकाल में आया था विजयनगर में? तो ध्यान रखेंगे अच्युत राय के शासनकाल में आया था। ठीक है, पूछ लिया जाएगा आपको अच्युत। ठीक है, अच्युत राय। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों नोनिज जो है दोस्तों ये पुर्तगाली यात्री था और ये विजयनगर में आया था दोस्तों अच्युत राय के समय में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, आपको पूछा जा सकता है किसके शासनकाल में जो है फरनाओ नुनीज आया था, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, और सती प्रथा को ध्यान रखेंगे। ठीक है, सती प्रथा का दोस्तों इसने वर्णन किया था। ठीक, और साथ ही साथ दोस्तों मैंने बताया था इसने लिखा था कि रानियों और कुलीन महिलाओं के लिए सती होना सम्मान की बात थी, चाहे वह स्वेच्छा से हो या फिर दबाव में। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 123 का आंसर करेंगे। ये क्वेश्चन तो आप कई बार कर चुके हैं। देखिए आंसर कीजिए, दीवान अमीर को ही का कार्य। ठीक है, तो यहां पर आपको बताना है दीवान अमीर कोही का कार्य क्या था। खेती का विस्तार और ऋण देना, दासों का देखभाल, पेंशन देना या फिर न्याय। क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर 123 में? मैंने बताया था दोस्तों आपको। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 123 का राइट आंसर? दीवान अमीर कोही का कार्य खेती का विस्तार यानी कि कृषि सुधार और किसानों को ऋण देना था। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? खेती का विस्तार और ऋण देना। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों आपको पूछ लिया जाएगा दीवान अमीर कोही विभाग की स्थापना किसने की। ये कई बार पूछा गया है, तो ध्यान रखेंगे दीवान अमीर कोही विभाग की स्थापना किसने की थी, बताइए क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने दोस्तों क्या किया था? इस विभाग की स्थापना की थी। ठीक है, पूछ लिया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 124 का आंसर करना है। 124 है दोस्तों, मुगल चित्रकला में यूरोपीय प्रभाव किसके काल में शुरू हुआ था? चलिए बताइए, मुगल चित्रकला में यूरोपीय प्रभाव जो है किसके काल में शुरू हुआ? अकबर, हुमायूं, जहांगीर या फिर शाहजहां। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर 124 का? तो राइट आंसर हो जाएगा 24 का दोस्तों, मुगल चित्रकला में यूरोपीय प्रभाव जो है अकबर के काल में शुरू हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, अकबर के काल में शुरू हुआ था। ठीक, साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है यहाँ पर आपने जो है आपने यहाँ पर मुगल चित्रकार, आपने नाम मैंने बताए थे मुगल चित्रकार बसावन का नाम आपको बताया था, शायद आपको याद होगा बसावन। तो बसावन का नाम याद रखेंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे बसावन जो था दोस्तों, तो बसावन नामक चित्रकार ने यूरोपीय शैली के प्रयोग में जो है महारत हासिल की थी दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 125। यहाँ पर आंसर करना है दोस्तों आपने, औरंगजेब के समय मुस्तफी ए मुमालिक कौन था? चलिए आंसर कीजिए, मुख्य लेखा परीक्षक, न्यायाधीश, सेनापति या फिर गुप्तचर। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर?
आंसर कीजिए क्या हो जाएगा। औरंगजेब के समय जो है मुस्तफ़ी ए मुमालिक कौन था दोस्तों ये? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 125 का क्या हो जाएगा, ये दोस्तों क्या था, ऑडिटर जनरल था, यानी कि मुख्य लेखा परीक्षक। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, औरंगजेब के समय मुस्तफ़ी ए मुमालिक दोस्तों कौन था दोस्तों, ये एक क्या था, मुख्य लेखा परीक्षक था, यानी कि आप कह सकते हैं क्या था, ऑडिटर जनरल था। ठीक है, इसका कार्य क्या था, इसका कार्य वजीर द्वारा तैयार किए गए आय व्यय के विवरणों की जांच करना था, यानी कि ऑडिट करना इसका काम था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक, आपको पूछ लिया जाएगा औरंगजेब के समय मुस्तफ़ी ए मुमालिक कौन था, तो ये मुख्य लेखा परीक्षक था, यानी कि ऑडिटर जनरल था। ठीक है, ध्यान रखेंगे कौन था ये, ऑडिटर जनरल, ऑडिटर ठीक है, ऑडिटर जनरल था, जिसको हम बोलते हैं मुख्य लेखा परीक्षक। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसका कार्य भी आपको याद रखना है, इसका कार्य क्या था, वजीर द्वारा तैयार किए गए आय व्यय के विवरणों को क्या करना, जांच करना, इनकी ऑडिट करना। ठीक, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 126। 126 में आपने बताना है नामदेव क्या थे। चलिए आंसर कीजिए, नामदेव क्या थे, दर्जी थे, जुलाहा थे, कसाई थे या फिर चर्मकार थे। चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर नामदेव दोस्तों आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नामदेव कौन थे, तो 126 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, संत नामदेव जो है ये पेशे से क्या थे दोस्तों, एक टेलर थे। ठीक है, यानी कि एक दर्जी थे दोस्तों ये। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, संत नामदेव पेशे से एक दर्जी थे, यानी कि टेलर थे। वे महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय के प्रमुख संत थे, और ये दोस्तों भगवान विष्णु के जो है परम भक्त थे। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है नामदेव दोस्तों यहाँ पर किस संप्रदाय से थे, आपको पूछा जा सकता है। तो वारकरी संप्रदाय, महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय था दोस्तों, वारकरी संप्रदाय। ठीक है, वारकरी संप्रदाय के दोस्तों ये क्या थे, संस्थापक थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे, आपको पूछ लिया जाएगा। ठीक है, प्रमुख संत थे ये। ठीक है, वारकरी संप्रदाय के। ठीक, साथ ही साथ किसके भक्त थे, भगवान विष्णु के परम भक्त थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। इन्होंने दोस्तों भक्ति आंदोलन के उत्तर भारत और महाराष्ट्र के बीच जोड़ने का कार्य इन्होंने किया था दोस्तों। ठीक है, आपने पढ़ा होगा नामदेव के बारे में। चलिए 127 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 127 क्या है देखिए। क्वेश्चन नंबर 127 है दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने श्रीलंका पर आक्रमण कर वहां से कर वसूला था। ये भी मैंने आपको क्वेश्चन बता रखा है। चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा। हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, देवराय प्रथम, कृष्ण देवराय, क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने श्रीलंका पर आक्रमण कर वहां से कर वसूला था। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 127 का क्या हो जाएगा, बुक्का प्रथम। ठीक है, ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, आपको पूछ लिया जाएगा विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने श्रीलंका पर आक्रमण कर वहां से कर वसूला था, तो आंसर हो जाएगा बुक्का प्रथम। ठीक है, बुक्का प्रथम जो है ये संगम वंश से, तो संगम वंश से बिलोंग करते हैं दोस्तों। ठीक है, साथ ही साथ आपको ध्यान में रखना है इनको जो है दोस्तों एक उपाधि मिली थी जो अक्सर पूछी जाती है, तो इनकी उपाधि आपको ध्यान में रखनी है, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। ठीक है, वेद मार्ग, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। ठीक है, तो आपको ये उपाधि जो है ध्यान में रखनी है। ठीक है, आपको पूछ लिया जाएगा कि वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि जो है किसको मिली है, किस शासक को मिली है, तो ये आपको पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखेंगे बुक्का प्रथम। ठीक, ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 128। यहाँ पर आपको जो है सुमेलित करना है दोस्तों। ठीक है, देखिए मुगल कालीन फसलों को उनके वर्गीकरण या विशेषता के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, देखिए पहला है कपास गन्ना,
धान, गेहूं, तंबाकू, नील। तो यहाँ पर आपको सही जो है यहाँ पर मुगलकालीन फसलों को उनके वर्गीकरण या विशेषता के साथ सम्मिलित करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? पहला देखिए, पहला क्या है? कपास, गन्ना। ठीक है, ध्यान रखेंगे जिसने एक कामिल। ठीक है, ध्यान रखेंगे जिसने एक कामिल जो है दोस्तों, इसका अर्थ है सर्वोत्तम फसलें। ठीक है, जैसे कपास और गन्ना, जिससे राज्य को अधिक राजस्व मिलता था। तो इसका क्या हो जाएगा? कपास, गन्ना हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट का ए का फर्स्ट हो जाएगा। दूसरा देखिए, धान, गेहूं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? धान, गेहूं, ये मुख्य फसलें, अभी ऊपर मैंने आपको बताया था। ठीक, उसके बाद तंबाकू की बात करें तो यह भारत में पुर्तगालियों द्वारा दोस्तों किसके शासनकाल में जो है इसका जो है किसके शासनकाल में जो है ये लाई गई थी नई फसल? तो ध्यान रखेंगे जहांगीर के शासनकाल में। ठीक है, तो तंबाकू नई फसल। ठीक है, और नील की बात करें तो नील जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा? नील का हो गया निर्यात वस्तु। ठीक है, तो ये आपका क्रम रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, साथ ही साथ आपने समझना है। ठीक है, जैसे आपका जिन्स एक कामिल है तो आपको इसका अर्थ समझना है। ठीक है, इसका अर्थ है दोस्तों सर्वोत्तम फसलें। ठीक है, ध्यान रखना है सर्वोत्तम फसलें जैसे कपास और गन्ना, जिससे राज्य को जो है अधिक राजस्व मिलता था। ठीक है, साथ ही साथ बात करें दोस्तों यहाँ पर तंबाकू की, तो तंबाकू दोस्तों यह भारत में पुर्तगालियों द्वारा जहांगीर के शासनकाल के आसपास जो है नई फसल के रूप में इसको लाया गया था। ठीक है, पूछ लिया जाएगा आपको। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसको। ठीक, तो ये सही आपका जो कूट है आपका फर्स्ट वाला सही रहेगा, ध्यान में रखेंगे इसको। चलिए, अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 129। इसका आंसर करेंगे सल्तनत काल में इदरीस कौन था? चलिए आंसर कीजिए। आपको बताना है सल्तनत काल में इदरीस कौन था? आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने वाला लेखक, न्यायाधीश, सिपाही या फिर किसान? आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा? सल्तनत काल में इदरीस क्या था दोस्तों? एक तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने वाला लेखक था दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखेंगे ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 130 और आज का आखिरी क्वेश्चन। आपने आंसर करना है मुगल पुस्तकालय अध्यक्ष। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है मुगल काल में पुस्तकालय का अध्यक्ष दोस्तों कौन था? ठीक है, ऑप्शन देखिए, नाजिम ए किताब खाना, दबीर, मुहतसिब या फिर वजीर? क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 130 का? मुगल पुस्तकालय अध्यक्ष दोस्तों, मुगल काल में पुस्तकालय के अध्यक्ष को जो है क्या कहा जाता था? नाजिम एक किताब खाना। ठीक है, पुस्तकालय और किताब आया है तो आप ऐसे इसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर किताब और पुस्तकालय, ठीक, ऐसे आप इसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे मुगल काल में पुस्तकालय के अध्यक्ष को नाजिम एक किताब खाना, या फिर इसको एक और नाम से भी जानते हैं, दरोगा एक किताब खाना। तो ऑप्शन में आपको मिल सकता है दरोगा ए किताब खाना। तो यहाँ पर भी आपको किताब खाना, तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, किताब कहाँ होती है? बुक्स, पुस्तकालय में बुक्स होती है ना, तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको ये याद रखना है, ठीक है, कि अकबर ने दोस्तों एक विशाल पुस्तकालय बनवाया था। ठीक है, जिसमें 24,000 से अधिक हस्तलिखित ग्रंथ थे। ठीक है, आपने पढ़ा होगा। और यहाँ पर एक नाम और याद रखना है आपको, यहाँ पर मकतूब खान। मकतूब, ठीक है, मकतूब खान। अब मकतूब खान कौन था दोस्तों? तो आपको ध्यान रखना है मकतूब खान जो है अकबर के समय का प्रसिद्ध जो है पुस्तकालय अध्यक्ष था दोस्तों। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है कि अकबर के समय जो है प्रसिद्ध पुस्तकालय अध्यक्ष कौन था? तो आंसर हो जाएगा मकतूब खान। ठीक है, याद रखेंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 30 क्वेश्चन। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करें, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।